नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स, और इसमें हम 56 से 59 बीपीएससी का जीएस 1 डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल दोनों ही अवेलेबल हैं। आपको इससे संबंधित अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स इजीली मिल सकें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह के महत्व से संबंधित। इसमें हमको बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करनी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक और क्वेश्चन है जो 56-59 बीपीएससी में पूछा गया था, वो है पटना कलम जो पेंटिंग्स है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बीपीएससी में रिपीट हो चुका है और हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये इससे पहले और भी कई बार पूछा जा चुका है। जैसे ये पूछा गया है 63rd बीपीएससी में, इसके अलावा 48 से 52 बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो हम इसको ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए दोबारा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहें और आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर हम वो जो ऑलरेडी एक पेपर में डिस्कस कर लेंगे उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए, जो 1857 का विद्रोह था इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो थोड़ा बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही। तो इंट्रोडक्शन जब हम ऐसे क्वेश्चन का लिखेंगे तो थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे कि 1857 का विद्रोह बेसिकली इसका क्या महत्व था। तो ये ब्रिटिश भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया था, और तो फिर ये बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा था। और हम देखते हैं कि 12 जून 1857 को देवघर जिला जो था वहाँ के रोहिणी नामक एक गाँव में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। ठीक है, और यहाँ पर इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये थोड़ा नाम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। उसके बाद कहा गया है, हालांकि आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा था, लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसने आगे आने वाले दिनों तक किया। क्यों किया? क्योंकि ये पहला सबसे बड़ा विद्रोह था भारत में, राइट। और इसने आगे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, इंडियन नेशनल स्ट्रगल थी, उसके जितने भी लीडर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर किया था। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्रिटिकली एग्जामिन पूछा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकली एग्जामिन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए हमको इसके विफलता के कारण भी बताने होंगे। आपको पता है, जहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन की बात आती है तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स देने होते हैं। तो यहाँ पर हम विफलता के कारण भी बताएंगे। तो क्या बेसिकली कारण क्या थे विफलता के? कि जो कोऑर्डिनेशन था, तालमेल था, उसमें कमी थी। जनता का उस स्तर का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाया था। साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य की जो क्षमता थी वो उस समय के जो लीडर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा अधिक थी। और परिवहन और संचार जो सिस्टम था उस समय पर वो भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि ये विफल हो गया तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा। ये सिग्निफिकेंट रहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिवोल्ट रहा है। और इससे क्या हुआ था? इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सत्ता का ट्रांसफ़र हो गया था, और ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन भी किया गया था। ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन हम देखते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, अवध से मेनली जो भी होते थे सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो अवध क्षेत्र से आते थे। ठीक है, और बंगाल में हम देखते हैं, और पूरे जो भी ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्जर्स इंडियन थे। तो इन्होंने जो इंडियन और अंग्रेज़ सोल्जर का जो रेशियो था उसको चेंज कर दिया। 1:2 का रेशियो कर दिया था इन्होंने बंगाल में, और बाकी जगह इन्होंने 1:3 का रेशियो कर दिया था कि अगर 1 अंग्रेज सैनिक है तो 3 इंडियन सैनिक होंगे। ठीक है, इसके साथ ही जो क्षेत्रीय विस्तार की नीति थी उसका भी अंत हो गया था। अभी तक ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद से 1858 का जब ये एक्ट आया था और ट्रांसफ़र हो गई थी पावर, तो इन्होंने फाइनली क्या किया था, इन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन ख़त्म कर दिया था। देखिए,
इतना तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, लेकिन साथ ही आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है और कितनी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन में चीज़ों को और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 125 है या 200 मार्क्स का जिस हिसाब से क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का, तो आप कॉजेज भी थोड़ा सा एक पैराग्राफ में एक पॉइंट में बता सकते हैं। कॉजेज क्या थे इसके, आपको पता है रिलीजियस और सोशल कॉजेज थे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। पॉलिटिकल कॉजेज थे जो ज़मींदार और जो नवाब्स वगैरह थे उनके प्रति काफ़ी अनजस्ट पॉलिसीज़ अपनाई जा रही थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी लाइन्स, इन सबका आपको एग्जाम्पल देना है। और इकोनॉमिक फैक्टर भी था जो टैक्सेशन पॉलिसी उनकी थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो ये सारे एक मिलकर रिजल्ट हुआ था, रिजल्टेंटली ये रिवोल्ट हुआ। 100 वर्षों का भारतीयों का जो गुस्सा था वो इस रिवोल्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। आपको जब अपना कंक्लूजन देना है तो आपको ये बताना है कि ये रिवोल्ट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा। भले ही ये अपने जो भी इसके एम थे, उद्देश्य थे, उनको प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन वो इसके सिग्निफिकेंस को कम नहीं करता क्योंकि ये अपने आप में इस तरह का पहला विद्रोह था। ठीक है, कुछ कमियाँ इसमें अवश्य थी लेकिन इसका सिग्निफिकेंस वो कम नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से कंक्लूड करना है ये बताते हुए कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनलिज्म को डिफाइन करना है, राष्ट्रवाद को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे इसको संबोधित किया है वो भी बताना है। तो पहले राष्ट्रवाद को देख लेते हैं कि क्या है। तो बेसिकली राष्ट्रवाद एक विचारधारा होती है। ठीक है, और ये विचारधारा क्या बताती है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, भक्ति, वफादारी, इन सारी चीज़ों पर जोर देती है और इसमें जो अपने इंडिविजुअल या ग्रुप इंटरेस्ट होते हैं उनसे परे ये भावना होती है। राइट, तो वो भावना होती है राष्ट्रवाद की। ये राष्ट्रीय चेतना की भावना भी है जो एक राष्ट्र को अन्य जितने भी हैं उन सभी से ऊपर बनाती है और अपनी संस्कृति और हितों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता देती है। तो देखिए, नेशनलिज्म जो है ये बेसिकली अपने नेशन को सबसे सर्वोपरि मानता है और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को जागृत करता है। तो ये हमारा राष्ट्रवाद हो गया। ठीक है, और टैगोर का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा मन की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको अगर पता हो तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ये राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो नहीं था। ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। ठीक है, तो उसी टाइम पर हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने भी अपने विचार दिए हैं राष्ट्रवाद से संबंधित। तो इनका क्या मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा जो मन की स्वतंत्रता होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की यूरो केंद्रित धारणाओं ने हमें अपने देश में स्वतंत्रता आंदोलन की यात्रा में राजनीतिक स्वतंत्रता को एक अंतिम गंतव्य के रूप में विचार करने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि ये यूरोप से आई थी ये राष्ट्रवाद की भावना, तो इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश से आई है, मेनली यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज से ये जो विचारधारा आई है, इसने हमको मजबूर किया है कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता को अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में देखें। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रवाद या किसी भी प्रकार का राष्ट्रवाद मानवता और मानव कल्याण के एकीकृत आदर्शों के मिश्रण के अलावा कुछ भी नहीं है। तो भारत में तो ये राष्ट्रवाद की भावना पहले थी नहीं, तो इन्होंने कहा जो भारत का राष्ट्रवाद है वो किसकी बात करता है, मानवता और मानव कल्याण की एकीकृत आदर्शों के मिश्रण की बात करता है। ठीक है, तो जो थोड़े से पॉइंट्स आपको टैगोर जी से संबंधित पता है इन्हीं को आपको लिख देना है इसमें। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाता है उसमें अगर आप कुछ कंक्लूजन नहीं भी लिखते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप एंड में लिख सकते हैं, बस 2 लाइन्स कि टैगोर जी के, क्योंकि आप पूरा उसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या क्या उनके विचार थे राष्ट्रवाद से संबंधित। तो ऐसा आंसर आपको कुछ निष्कर्ष इसमें ऐसा नहीं निकालना है, बस आपको उनके व्यूज़ ही दे देने हैं। तो अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन की तरह आप उसको कंक्लूड ना भी करें और वैसे ही एंड कर दें। अदरवाइज आप चाहें तो उसको कंक्लूजन भी दे सकते हैं कि उनके विचार ऐसे थे, और फिर एंड में एक बार फिर से जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको थोड़ा सा 2 लाइन में छोटा कर फिर से बताने की डिफरेंट शब्दों में कोशिश करें। कोई भी अगर आप चीज़ लिख रहे हैं तो वर्ड्स बार बार वैसे ही रिपीट ना करें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ नेहरू इन मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत बनाने में नेहरू जी की प्रासंगिकता पर हमको चर्चा करनी है। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो आधुनिक भारत को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने एक गरीब और जो अत्यल्प साक्षर था, जहाँ पर लिटरेसी बहुत कम थी और काफ़ी कमज़ोर राष्ट्र हो गया था जब ब्रिटिशर्स ने छोड़ा था भारत, तो उस राष्ट्र को कैसे आधुनिक भारत के रूप में एक कन्वर्ट किया इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद। तो जो भी इनकी पॉलिसीज़ थी, जो भी इन्होंने अपनाया उस समय के भारत में, वो हमें यहाँ पर लिखना है। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने की बात की थी
मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी। मिक्स्ड इकोनॉमी में ना ही वो कैपिटलिस्ट की बात कर रहे थे, ना ही वो सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट में जहाँ पर सरकार का पूरा होता है अधिकार, और कैपिटलिस्ट में जहाँ पर पूरी इकोनॉमी मार्केट पर बेस्ड होती है। तो इन्होंने मिक्स इकोनॉमी को फोकस किया कि ना ही पूरी तरह से वो सरकार के हाथ में होगी, ना ही मार्केट के हाथ में। ठीक है, फिर हम देखते हैं इन्होंने एक ऐसे देश की स्थापना की जो उपनिवेशवाद और नस्लीयवाद यानी कि रेशियलिज्म और कॉलोनियलिज्म दोनों के ही खिलाफ था। उपनिवेशवाद से हम खुद ही उसके भुक्तभोगी थे और नस्लीयवाद हम अफ्रीकन कंट्रीज में देख रहे थे। तो हमें पता था, हम उस पीड़ा को झेल चुके थे, इसलिए हम उन अफ्रीकन कंट्रीज का भी सपोर्ट कर रहे थे जो नस्लीयवाद के विरोध थी। और इन्होंने जो अपनी विदेश नीति दी थी वो पंचशील पर आधारित थी। और इस पंचशील में क्या कहा गया था, इसमें इन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे की, जो भी राष्ट्र होगा, आपस में एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी उसको बनाए रखेंगे। ये नहीं कि हम दूसरे राष्ट्र की टेरिटरी पर कब्जा कर ले जाकर म्यूचुअल नॉन अग्रेशन करेंगे, लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे और इक्वालिटी की बात करेंगे। ये कोई भी राष्ट्र एक दूसरे से ऊपर नहीं है और हर राष्ट्र को अपने संबंध में सॉवरेन रहने का अधिकार है, अपने संबंध में वो सुप्रीम पावर है और निर्णय ले सकता है। ठीक है, कोई भी राष्ट्र किसी से छोटा नहीं है और कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और इन्होंने बात कही थी इस तरह से हम म्यूचुअली बेनिफिट ले सकते हैं, और यही इनका पंचशील का सिद्धांत था। ठीक है, और इन्होंने ऐसे समय में जब देश में आंतरिक मुद्दों से ये लड़ रहे थे, इन्होंने महाशक्तियों के साथ गुट निरपेक्षता पर जोर दिया। आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें उस समय पर दो ग्रुप थे, बायपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो नेहरू जी और कई अन्य देशों के प्रमुखों ने मिलकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि वो किसी भी इस गुट से अलाइन नहीं होंगे। उनको बीच का उन्होंने रास्ता निकाला कि ना हम इस पक्ष में हैं, ना हम इस पक्ष में हैं, हम दोनों से अलग रहेंगे और जिससे हमें जो ज़रूरत होगी वो हम उससे काम लेंगे। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट था, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण नीति थी, क्योंकि अगर ये एक पक्ष की तरफ हो जाते तो वो उस समय की सिचुएशन को और अफेक्ट कर सकता था, और जो बायपोलर वर्ल्ड था वो उसमें और इंक्रीमेंट हो सकता था। ठीक है, और जो भी मतभेद थे राष्ट्रों के बीच और बढ़ सकते थे, और इंडिया भी उस तरह से ग्रो नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता। राइट, और इन्होंने उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं भी शुरू की थी। पंचवर्षीय योजनाएं जो थी ये बेसिकली रशिया यानी कि उस समय पर यूएसएसआर में शुरू की गई थी। वहाँ पर देखा गया था कि 5 ईयर प्लान्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, तो उसी से इंस्पायर होकर इंडिया में भी शुरू किया गया था। और इन्होंने उद्योगों को विकसित करने में भी इन 5 ईयर प्लान्स ने मदद की थी, और एग्रीकल्चर को भी विकसित किया जा सका था। तो आज के समय में हम जो संस्थान देखते हैं, जैसे IIT हो गए, IIM हो गए, और NIT हो गया, परमाणु ऊर्जा आयोग हो गया, इसरो हो गया। ठीक है, तो जो इसरो का अग्रदूत था वो क्या था, नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो सॉरी ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन था इसरो का अग्रदूत, और ये इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च अलग था। राइट, तो इस तरह के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ये इन्हीं के समय पर स्थापित किए गए थे। राइट, तो हम इस तरह से देखते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और इन्होंने आधुनिक भारत किस तरह से निर्मित किया था। तो अगर हम एक कंक्लूजन में देख लें या हम एक जिस्ट में देख लें इनकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, तो इनकी इंटरनल पॉलिसी हम देख लें। इंटरनल पॉलिसी इन्होंने क्या की, इकोनॉमी पे इन्होंने कैसे फोकस किया, मिक्स इकोनॉमी की बात की, और इन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए 5 ईयर प्लान को बनाया। और फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने नॉन अलाइनमेंट पर बेस किया और पंचशील सिद्धांत। ठीक है, इसके साथ ही काफ़ी इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हुई थी, यहाँ पर हमने देख लिया। और जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे, क्योंकि उस समय पर इंडिया की जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी कम था, और एक डेवलपिंग कंट्री होने के लिए और डेवलप होने के लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स इंडिया में स्टैब्लिश हो सके। तो ये सारी चीज़ें उस समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी, जिसने भारत को एक आधुनिक भारत के निर्मित के रूप में परिवर्तित होने में मदद की। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे पता है कि आपके सामने कई सारे पॉइंट्स होंगे कि जो पंडित नेहरू के द्वारा जो गलतियां भी की गई, लेकिन वो सारी हमें यहाँ पर एनालाइज नहीं करना है, हमें बस उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है। तो जो भी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं इंडिया को एक आधुनिक देश में कन्वर्ट करने में, सिर्फ वही मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बात की गई है जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद कहा गया है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब काफ़ी ज़्यादा लंबे दिए हों तो हमें ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे ही
पॉइंट्स, सारे ही क्वेश्चन के पॉइंट्स को एड्रेस करें, ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन का पार्ट हमसे छूट जाए। तो सबसे पहले तो जलवायु परिवर्तन बताना है क्या है, उसके बाद इसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं, मतलब कॉजेस बताने हैं। उसके बाद भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत क्या मिशन गठित किए गए हैं। उसके बाद अंत में हमको बिहार सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को हमको एड्रेस करना है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन क्या है, ये एक जगह पर तापमान और विशिष्ट मौसम पैटर्न का दीर्घकालिक परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के मानव उत्सर्जन द्वारा जो संचालित ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के पैटर्न में बड़े पैमाने पर बदलाव आता है वो सम्मिलित होता है। यानी क्लाइमेट कब चेंज होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तब क्लाइमेट चेंज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या, बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एमिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए क्लाइमेट चेंज जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से हुई है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहा है, जिसके चक्कर में ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है वो तेज़ी से होने लगा है। जो उसका नेचुरल प्रोसेस है वो उस हिसाब से नहीं चल रहा है। अदरवाइज क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो, ठीक है। लॉन्ग टाइम में जो भी चेंजेस होते हैं टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में वो क्लाइमेट चेंज है। आपको पता है कैसे हम जब पढ़ते हैं एरास, तो मीजोजोइक, प्रोटोजोइक, तो कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज ही हुआ और कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित हुई। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में अब उसमें हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगी, राइट। तो ये मैंने बता दिया, कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं इसके क्या कारण हैं। देखिए कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सारे कारण नहीं लिखने हैं, हमें चारों पार्ट्स को एड्रेस करना है। तो यहाँ पर तो मैंने 3 लिखे हैं, आप 4-5 और लिख सकते हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड हो और जिस हिसाब से हमारी वर्ड लिमिट हो। तो जो फॉसिल फ्यूल्स का जलना है एक रीज़न वो हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं जो एक रीज़न है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से जो एमिट होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे रीजंस हम इनको और मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मिशंस ऑफ NAPCC, यानी कि NAPCC के मिशंस हमें देखने हैं। NAPCC क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भारत सरकार का 2008 में शुरू किया गया कार्यक्रम है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कब शुरू किया गया था, 2008 में। और इसके अंतर्गत 8 मिशन आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा, ये भी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं कौन कौन से मिशन हैं। तो नेशनल सोलर मिशन यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन, एनर्जी मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सतत निवास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक जानकारी पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। तो ये हमारे ये 8 हो गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो BAPCC है यानी कि बिहार एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत हम 1-2 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। जैसे बिहार, इसमें बात की गई है कि बिहार में जो ट्री कवर है उसको मेंटेन किया जाएगा, साथ ही उसको एनहांस करने की भी कोशिश की जाएगी। साथ ही एक और पॉइंट है बचत लैंप योजना। बचत लैंप योजना जो है इसके अंतर्गत जो वहाँ पर कन्वेंशनल बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा CFLs के साथ, ठीक है। और लगभग 170 मेगावाट जो है एनर्जी इससे सेव होने की बात कही गई है, एस्टिमेटेड है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि उच्च रूप से शिक्षित और संगठित जो स्थानीय स्तर की सरकारी व्यवस्था के अभाव में जो पंचायतें हैं और जो समिति मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएं बन गई हैं, ना कि शासन का प्रभावी साधन रह गई हैं। तो बेसिकली वेल एजुकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका अभाव के चलते पंचायत और समितियां केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रह गई हैं और गवर्नेंस के लिए इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ आ रही हैं, नहीं बन पाई हैं। तो इसका हमको आलोचनात्मक रूप से इसकी चर्चा करनी है। देखते हैं, देखिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, तो इस तरह से हम थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद बेहतर प्रशासन में भी ये इंपॉर्टेंट है और ये लोगों को साक्षरता की ओर प्रेरित करेगा, लेकिन ये नागरिकों के चुनाव लड़ने के अधिकार को प्रतिबंधित कर देगा। अगर हम एजुकेशन को एक मोटो बना लें कि अगर कोई एजुकेटेड नहीं होगा, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था राजस्थान में भी ऐसा लाया गया था प्रावधान कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कुछ क्लास लेवल था, मेरे ख्याल से क्लास 5 या क्लास 8, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो अगर उतना कोई इंसान है वो उतना पढ़ा लिखा होगा तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे कि एजुकेशन को एक बेसिक क्राइटेरिया बना देंगे, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया बना देंगे
लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, तो काफ़ी एक बड़ा जो लोगों का जो समूह है वो इससे छूट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या है जिसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। तो इसको हम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं। हालांकि हम ये प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें और उसका उपयोग लोकल सेल्फ गवर्नेंस में किया जा सके। ठीक है, शिक्षा की असमान पहुंच जो है वो इसे भेदभावपूर्ण बनाती है, क्योंकि शिक्षा सभी लोगों तक इक्वली नहीं पहुंची है। तो जो लोग अभी तक शिक्षित नहीं हो पाए हैं उनके लिए ये भेदभावपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे प्रतिबंध सांसदों और विधायकों के लिए भी मौजूद नहीं है। ये भी एक एग्जाम्पल है, एक रीज़न है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो गवर्नमेंट है वो किसके नीचे आती है, पहले उससे ऊपर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके ऊपर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब इन दोनों लेवल पर वो चीज़ नहीं इंप्लीमेंटेड है तो हम नीचे अगर ये इंप्लीमेंट करेंगे तो वो भी डिस्क्रिमिनेटरी ही दिखाई देगा। और 73वें और जो 74वां संविधान संशोधन था ये इसके खिलाफ भी जाता है, क्योंकि इसमें बात की गई थी प्रतिनिधियों की कि हम ऐसे प्रतिनिधियों को चुने, प्रतिनिधि संस्थान बनाने की बात की गई थी। और अगर हम एजुकेशन को ला दें तो ये सही साबित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में हमको क्रिटिकली एग्जामिन करना था। तो एक तरफ आपको पॉइंट्स देने हैं कि हाँ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये जो है पंचायत और समितियां ये केवल एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनकर रह जाते हैं और लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो अपने अधिकारों का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं जब तक उनको जागरूकता नहीं होगी, जब तक उनको जानकारी नहीं होगी कि कैसे चलाना है। लेकिन दूसरी तरफ आप बताएंगे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगी। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नियम नहीं लागू है तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इससे अछूती रह जाएगी, जो हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन का भी रीज़न हो सकती है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और एंड में हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ये प्रयास करें कि हम देश में एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ावा दें, जिससे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी लोग जो है वो एजुकेटेड लोग जो है वो आ सके। लेकिन हम इसको एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Public health system जो है has limitations in providing universal health coverage. Do you think private sector can help in bridging the gap? Suggest other alternatives. यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है इसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की कुछ सीमाएं हैं। तो हमसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि इस अंतर को कम करने में जो निजी क्षेत्र है वो मदद कर सकता है? अन्य विकल्पों का सुझाव दें। तो अगर हमसे कुछ पूछा गया है तो हमको सिर्फ एक तरह से आंसर नहीं देना है कि हाँ ये सही है या गलत है। हमको उसके प्रोज और कॉन्स यानी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को ही यहाँ पर डिस्कस करना होगा। पहले तो हम बताएंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है क्या एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को आर्थिक तंगी के बिना आवश्यक गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्राप्त हो सके, राइट। और भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं की बात की गई है, तो वो भी थोड़ा हमें बताना पड़ेगा क्या सीमाएं हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सरकार के रुझान में कमी। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सके। राज्य समन्वय का अभाव है, लैक ऑफ स्टेट कोऑर्डिनेशन है, इनएफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक अनिच्छा भी दिखाई देती है। साथ ही जो निजी अस्पताल हैं ये कहा जा रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए इसमें हमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि 2018-19 का जैसे हम देखें तो उसमें हमारा जो हेल्थ सेक्टर पर एक्सपेंडिचर था वो 1.5% ऑफ जीडीपी ही था, ठीक है। और इस समय पर कोरोना वायरस जो आ गया है जिसकी वजह से हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी कमियां हमारे सामने हैं। और अब जो निजी अस्पताल हैं यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनकी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निजी अस्पताल अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ये मददगार साबित हो सकता है? तो निभा सकते हैं। लेकिन कहा जाए, अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भी निजी जो क्षेत्र है उनको बेहतर सेवाओं में शामिल किया गया है। लेकिन जो निजी क्षेत्र है इसमें चिकित्सा पर खर्च अधिक है। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक बड़ी आबादी बीपीएल के अंतर्गत आती है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। तो निजी चिकित्सा जो है वो काफ़ी महंगी साबित हो जाती है, जिसके चक्कर में जो गरीब जनसंख्या है वो इसका लाभ नहीं उठा पाती है। तो इस समस्या को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो एक तरफ से हम ये कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे ऑल्टरनेटिव है, सही चीज़ है, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव है कि जो हमारी बड़ा जनसंख्या का जो भाग है वो इसका लाभ नहीं उठा सकता है, और वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर ही डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर किया जा सके। आप आज का कोरोना के टाइम का भी थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए भी सुझाव पूछे गए हैं, तो उनको देख लेते हैं। प्रत्येक निजी अस्पताल में मरीजों के अधिकारों का एक चार्टर प्रदर्शित करना और विभिन्न सेवाओं की दरों और शुल्कों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
देखिए काफ़ी बार न्यूज़ में हम देखते हैं कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर देते हैं। इवन जब पेशेंट्स की डेथ हो जाती है उसके बाद भी वो डेड बॉडीज़ नहीं देते हैं अनटिल एंड अनलेस उनकी फीस जो भी है वो डिपॉजिट ना की जाए। तो एक तरह से ये लोगों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह आपके आंसर में भी बैलेंस होना चाहिए। आपको बस ये नहीं कह देना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बस बेस्ट है, वही सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार किया जाए, ताकि लोगों के सामने दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हों। राइट, तो यहाँ पर चार्टर वाला एग्जाम्पल हो गया ताकि लोग अपने अधिकारों से अवगत हो सके। यूएचसी प्रणाली के तहत सभी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की खरीद सरकारों द्वारा अपने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जानी चाहिए। ठीक है, यूएचसी यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के माध्यम से जो भी वो सर्विसेज ले रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, इसके अंतर्गत वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू लेने चाहिए। और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में आयुष और स्थानीय जो स्वास्थ्य परंपराएं हैं उनको भी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी है। देखिए आयुष यानी कि योगा, यूनानी, आयुर्वेदा, ठीक है, और होम्योपैथी, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, सिद्धा और नेचुरोपैथी, ये सारी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें रही हैं एंशियंट टाइम से, उनको भी हमें उन पर भी एम्फेसाइज करना चाहिए क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी रही हैं। लेकिन आज के ज़माने पर हम उनको इतना महत्व नहीं देते हैं। तो अगर हम उसको भी बढ़ावा दें तो ये भी अच्छा साबित, एक विकल्प एक अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद गरीबों को जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जन औषधि स्टोर खोले जाने चाहिए। देखिए जन औषधालय जो हैं, जन औषधालय केंद्र खोले गए हैं। इसमें जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं कि उसमें ब्रांड का नाम नहीं होता है और जो मेन दवा का कंपाउंड होता है उस नाम से आपको दवा मिल जाती है, कोई ब्रांड नहीं होती है इसमें। तो ये सस्ती पड़ती है और ये काफ़ी अच्छी स्कीम रही है। इससे लोग लेकिन उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, उसका उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ये काफ़ी अच्छा है। राइट, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। मैंने ऑलरेडी बता दिया है किस तरह से लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेररिज्म एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchange could help to generate goodwill between the two countries? हमको suitable examples के साथ बताना है। यहाँ हिंदी का भी देख लेते हैं। आतंकी गतिविधियों और आपसी अविश्वास ने भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उन पर पानी फेर दिया है। और खेल और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है जैसे कि नरम शक्ति का उपयोग किस हद तक दोनों देशों के बीच सद्भावना उत्पन्न करने में मदद कर सकता है, हमको उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी चर्चा करनी है। तो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, कुछ ना कुछ दोनों देशों के बीच में होता रहता है। तो आतंकवादी गतिविधियाँ एक बहुत ही बड़ा रीज़न है दोनों देशों के बीच में खराब संबंधों का कारण बनी हुई हैं और आपसी अविश्वास भी इसी के कारण पनपा है। उसके साथ कहा गया है कि खेल और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है ये एक सॉफ्ट पावर के रूप में किस हद तक दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको सुधारने में हेल्प कर सकता है। तो सॉफ्ट पावर क्या होती है? ये एक देश की ऐसी क्षमता है कि वे दूसरे देश को बल का सहारा लिए बिना ही अपने हित में मानने के लिए मजबूर कर सकता है, कि हम बिना ही मिलिट्री का यूज़ किए अपनी सॉफ्ट पावर के द्वारा ही दूसरे कंट्री को परसुएड कर सकें कि हमारी बात मान जाओ। वो होता है सॉफ्ट पावर। ठीक है, जैसे कि बॉलीवुड हो गया, ये भी इंडिया की सॉफ्ट पावर है। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं, ये सारी हमारी सॉफ्ट पावर है। ये हम बिना मिलिट्री का यूज़ किए दूसरे देश को इन चीज़ों के माध्यम से अपनी बात को मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दो देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और शांति लाने के लिए सॉफ्ट पावर एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विचारों, मूल्यों और परंपराओं और संस्कृति या पहचान के अन्य पहलुओं के आदान प्रदान के आधार पर सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग करके, उदाहरण के लिए पाकिस्तान से उर्दू और गज़लें, ये सारी चीज़ें, उर्दू पोइट्री और गज़ल्स अगर हम पाकिस्तान से लें तो इस तरह से हम कल्चरल डिप्लोमेसी का यूज़ करके वहाँ के आइडियाज़, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, इन सारी चीज़ों से रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। और क्रिकेट डिप्लोमेसी आपको पता है, इसका कई बार प्रयोग किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारे जा सके। इसका उपयोग 1999 में भी किया गया था जब भारत पाकिस्तान के जो संबंध थे वो सही नहीं थे। राइट, और इसके साथ ही लोगों से बातचीत, ये सारे भी चीज़ें जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसको भी बढ़ाया जा सके। यद्यपि किसी देश के लिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों पावर का मिश्रण होना आवश्यक है। और यहाँ पर अगर हम सोचें कि सिर्फ सॉफ्ट पावर के माध्यम से पाकिस्तान से संबंध सुधारे जा सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर इशू को लेकर जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस और ख़राब हुए हैं। लेकिन कोरोना से संबंधित
एक स्टेटमेंट देखा गया है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इंडिया की ऐसी सिचुएशन में हेल्प करेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट आना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो चेंज नहीं कर पाएगा चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी एडमेंट है कि हम इंडिया के साथ रिलेशंस को नहीं तब तक प्रॉपरली स्थापित करेंगे जब तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपको कंक्लूड कैसे करना है कि कुछ ऐसे जो इश्यूज हैं वो जब तक अनरिजॉल्व रहते हैं तो सॉफ्ट पावर का उतना प्रयोग सफलता प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। हालांकि आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं कि इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर के साथ ये सारी जैसे 1999 में यूज़ कर चुका है और थोड़ा उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। इस तरह से हमको ये लिखना होगा। तो कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि कुछ हद तक तो ऑब्वियसली हेल्प कर सकता है सॉफ्ट पावर, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पर चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चाइना का जैसे हम चाइना का भी बीच में एग्जांपल दे सकते हैं कि चाइना की जो दखलंदाजी है, तो इन सारी चीज़ों के कारण तो ये एक सीमित स्तर तक ही सॉफ्ट पावर का उपयोग करके इन संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमको बात करनी होगी, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा, तभी हम दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे किस हद तक पूछा गया है, तो हमें एक बताना है कि हाँ कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा आपको कह देना है कि हाँ किया जा सकता है, लेकिन एंड में आपको कंक्लूड क्या करना है कि और जो सारे इश्यूज हैं ग्राउंड लेवल पर उनको सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर का भी उपयोग किया जाए और एक बैलेंस रणनीति के साथ, डिप्लोमेसी के साथ दोनों देशों के संबंधों को सुधारा जा सके, राइट। तो इस तरह से इसको लिखना है आपको। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट उसमें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।